यूपीएससी के ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बिहार सिविल एकेडमी में स्टार्ट हुए, जिसमें अभी आप लोग लाइव हैं। और पीटी और मेंस दोनों की बैचेस आज से शुरू हो गई है, रेगुलर लेक्चर शुरू हो गए हैं। पीटी की बात करें तो पीटी के डेली 2 सेशन होंगे, चूंकि आपको पता है 30 सितंबर को एग्जाम है और हम लोगों का कैलेंडर जारी हो चुका है। तो ये 2 सेशन में होंगे, डेली 2 लेक्चर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। पॉलिटी नितिन सर 2 से 4 पढ़ा रहे हैं और 4 से 6 में जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और मेंस की बात करें तो मेंस में डेली एक सब्जेक्ट चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पीटी के बाद मेंस के लिए हमारे पास 2 महीना के आसपास का समय है और 2 महीने में व्यवहारिक रूप से मेंस नहीं होता है। मेंस के लिए कम से कम 5 से 6 महीने की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने मेंस भी स्टार्ट कर दिया। मेंस में एक सब्जेक्ट चलेगी, जब ये सब्जेक्ट खत्म होगी तो फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगी। ये हमारा जो प्रोग्राम होगा, ये हमारा जो शेड्यूल होगा, ये मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल होगा। ठीक है, ये मंडे टू, यानी हमारा जो ये शेड्यूल है ये कब से कब तक का है, तो ये है सोमवार से लेकर के सोमवार से शुक्रवार तक का, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे को हमारा शेड्यूल थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा, आप लोगों को बता दूं। और सैटरडे का जो हमारा शेड्यूल होगा वो होगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो होंगे उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार रिलेटेड इश्यूज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे होंगे और बिहार से संबंधित जो मुद्दे होंगे, जो अदर भी आ जाता है, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, अवार्ड, सबका कहीं ना कहीं नेशनल या इंटरनेशनल से रिलेशन संबंधित होते हैं वो सारी चीजें। तो पीटी में जब पढ़ाया जाएगा तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी लिखाया जाएगा, डिस्कस भी कराया जाएगा और क्लास नोट्स पीटी में भी बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको बता दूं, वो समझा करके लिखाया जाएगा आपको टू द पॉइंट चीजों को। मेंस में क्या होगा, तो मेंस में जो मुद्दे होंगे उस पर डिस्कशन होगा और डिस्कशन के साथ मेंस में जो आंसर कैसे लिखा जाता है, अगर भारत यूक्रेन का इशू पूछ दिया जाए या फिर बिहार में शराबबंदी का इशू पूछ लिया जाए तो उसमें मेंस में आंसर कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग साथ में करेंगे। ये सैटरडे का हमारा शेड्यूल होगा। और रविवार की बात कर ले, संडे की बात कर ले, तो संडे को इस सप्ताह छोड़ करके जो अगला सप्ताह है उससे हम लोगों की टेस्ट भी शुरू हो जाएगी, कंटेंट टीम उस पर भी काम कर रही है। तो ये आपके 7 दिन का शेड्यूल होगा, यानी जो हमारे मेन लाइन के सब्जेक्ट है वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगे, जो खत्म होगा एक सब्जेक्ट तो उसमें दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। सैटरडे को करंट अफेयर्स चलेगी, पीटी और मेंस के दोनों बैच में चलेगी। पीटी में 3 से 6 चलेगी, 4 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटा काफी है और 2.5 घंटा जो है वो मेंस के क्लास में करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा सैटरडे का होगा और संडे को जो होगा वो आप लोगों का टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी को जुड़ने के लिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। जो बीपीएससी का मेंस का सिलेबस है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि पीटी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, जनरल ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक पढ़नी है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है बीपीएससी में, उसमें क्या है, तो उसमें जो जीएस का पेपर 2 है, उसका जो सेक्शन 2 है, यानी सेक्शन बी कह लीजिए या 2 कह लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के होते हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी के होते हैं। ठीक है, यानी जो आपका जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे 3 पार्ट में आपका पूरा का पूरा मेंस है, हिंदी को छोड़ दे तो 900 का है। उस 900 में अगर बात करें जो पेपर 2 है आपका जीएस, उसमें जो उसका सेक्शन 2 है, उसमें 2 सेक्शन को साथ में रखा गया है। एक को रखा गया है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और दूसरा भारत एवं बिहार का भूगोल। लिखा तो हुआ है ज्योग्राफी, लेकिन उसमें इंडिया और बिहार की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि बिहार से जोड़ के पूछे। जो टॉपिक बिहार से बन रहा है, जुड़ रहा है, तो उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार से जोड़ करके पूछे। राइट, तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो क्या होगा, इंडिया और बिहार दोनों को मिला करके पढ़ना। और जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे, अगर हम लोग हरित क्रांति पढ़ रहे हैं तो बिहार से जोड़ेंगे, अगर हम लोग श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसको बिहार से जोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग फ्लड पढ़ रहे हैं तो बिहार से जोड़ेंगे, अगर हम लोग ड्रॉट यानी सूखा पढ़ रहे हैं तो उसको भी बिहार से जोड़ेंगे, पलायन या माइग्रेशन की बात करेंगे तो उसको भी बिहार से जोड़ेंगे। तो जितने मुद्दे होंगे सब बिहार से जुड़ेंगे। अब इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स को लेकर के जो एक डराने वाली जो बात कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे लिखेंगे, लघु टिप्पणी कैसे लिखेंगे। एक टॉपिक अगर हम लोग पकड़ ले और उस टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन कर ले, सभी डायमेंशन से अगर हम लोग उसको तैयार कर ले, अच्छे से समझ भी ले और क्लास में नोट्स भी बना ले, आंसर भी तैयार कर ले, तो अगर उसका एक पार्ट उठा करके क्वेश्चन अगर पूछ देता है, मान के चलिए, तो बड़े आसानी से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीजें होंगी। ज्योग्राफी ऑफ एंड बिहार,
भारत एवं बिहार का भूगोल। देखिए मेंस में देखिए कितने पार्ट में बटेंगे। देखिए कई बार क्या होता है भारत का भूगोल, जैसे ही हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल, तो आमतौर पर मैंने देखा है मेंस के बैचेस में भी, बीपीएससी के मेंस के भी बैचेस में आमतौर पर जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स, किसी भी टीचर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो सीधे क्या करते हैं कि उसी अप्रोच में पढ़ाने लगते हैं जिस अप्रोच में बीपीएससी को, यूपीएससी को वो पढ़ाते हैं। आपको बता दूं यूपीएससी टोटली डिफरेंट है और बीपीएससी में बहुत ज्यादा का अंतर है। और कोई भी पीसीएस जब आप देते हैं तो स्वाभाविक रूप में उसमें क्या हो जाता है कि वो जुड़ जाता है अलग उससे, ठीक है, वो जुड़ जाता है बिहार से, यानी उस स्टेट से वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें इंडिया और बिहार दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा आपका फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसको कहेंगे हम लोग इंडस्ट्री, यानी उद्योग, ठीक है, इंडिया और बिहार को जोड़ करके। जैसे कि इसी बार क्वेश्चन है, आपको पता होगा, इसी बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में वन और कृषि आधारित उद्योग के बारे में, और ये खनिज, मतलब तीनों को मिला करके पूछा गया है। बिहार में इस बार पूछा गया है कि मिनरल, एग्रो एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार, ऐसे करके पूछा गया, ठीक है। खनिज भी और खनिज आधारित भी, और उसको तीनों को मिला करके खनिज आधारित, वन आधारित और कृषि आधारित उद्योग बिहार में, ऐसे करके पूछा हुआ इस बार क्वेश्चन। तो एक इंडस्ट्री सेक्शन होगा, इसको अभी हम लोग आगे डिकोड करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग मेन सेक्शन कौन कौन से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें हिमालय पर्वत वगैरह सब नहीं पढ़ना है, जैसा कि लोग भारत के भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान पूरा पढ़ा देते हैं। बीपीएससी के मेंस में नहीं पढ़ना होता है। बीपीएससी में सभी टॉपिक अप्लाइड टॉपिक होते हैं, कोर ज्योग्राफी के नहीं होते हैं। कोर ज्योग्राफी पीटी में पूछे जाते हैं, मेंस में जो होता है वो सब के सब अप्लाइड टॉपिक होते हैं, उनको बिहार से जोड़ करके, उनको करंट से जोड़ करके पूछने की संभावना होती है। तो सारा का सारा अप्लाइड टॉपिक ही होगा आपका बीपीएससी में, ठीक है। इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री के बाद जाकर के देखिए एग्रीकल्चर यानी कृषि, सब ये डिकोड होगा। कृषि, उसके बाद जाकर के जो हमारा थर्ड सेक्शन होगा, थर्ड सेक्शन हमारा जो होगा वो होगा रिसोर्सेस यानी संसाधन। रिसोर्सेस यानी संसाधन, ठीक है, इसको नोट करते जाइए आगे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ होगा वो होगा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जैसा कि बीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि बिहार की अधिक जनसंख्या बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप, ठीक है, मतलब बिहार भारत के उन राज्यों में से है ना जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है, तो तीसरा सबसे ज्यादा आबादी। तो यही क्वेश्चन अब विचार पूछे, देखिए मेंस कैसे पूछ रहा है। मेंस में पूछा कि बिहार की जनसंख्या बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हमें लिखना है, कितने पार्ट में बांट के क्या क्या बातें लिखनी है, वो सब सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि आबादी जो होती है, आबादी सिर्फ आबादी नहीं होती है। अगर जैसे व्यक्ति की बात करें, एक इंसान की बात करें, तो वो इंसान तब तक बोझ होता है जब तक वो स्किल्ड ना हो। अगर वो स्किल्ड हो, अगर वो कमाने वाला हो, तो परिवार के लिए आय का स्रोत होगा। और अगर वो बैठ के सिर्फ खा रहा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है, या उसके अंदर कोई काम करने की स्किल भी नहीं है, उसने कुछ सीखा भी नहीं है जीवन में, तो बोझ है। तो कहने का मतलब है कि बिहार की अधिक आबादी भले ही बिहार के लिए बोझ है अभी, लेकिन अगर बिहार के इसी आबादी को ट्रेंड कर दिया गया, बिहार में इंडस्ट्री लगा दिया गया, उनको कोई ना कोई काम सिखा दिया गया, तो वो अगर कमाने लगेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा। तो जो मानव होती है, मानव को एक संसाधन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, एक रिसोर्स के परिप्रेक्ष्य में, और उसको उस हिसाब से उसको ट्रेंड और स्किल्ड करना चाहिए कि वो हमारे लिए रिसोर्स बन सके, ना कि हमारे लिए प्रॉब्लम। तो यही पे इस पे डिस्कशन, यही पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग आएंगे कि इस पे क्या क्या जनसंख्या पे टॉपिक बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के जलवायु यानी क्लाइमेट, जो इस बार के मेंस में पूछा हुआ है। इस बार के मेंस में एक तो क्वेश्चन बिहार के उद्योग का आया हुआ है, और दूसरा जलवायु से आया हुआ है, मानसून से जोड़ करके पूछा हुआ है। इंडियन ओशियन डाइपोल यानी हिंद महासागर का दो ध्रुव,
ठीक है, क्या होता है वो मैं आगे चर्चा करूंगा उसकी, ठीक है। वो सीधे सीधे एल नीनो और मानसून से जुड़ा हुआ है। तो क्लाइमेट यानी जलवायु, भारत और बिहार दोनों को जोड़ करके, मतलब बीपीएससी कभी भी पूछता है तो पूछेगा मानसून, लेकिन पूछेगा कि अगर मानसून फेल हुआ तो बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या बिहार से जोड़ के पूछ देगा, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, बस बिहार के कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, जो राष्ट्रीय संदर्भ में होता है वही होता है। पूरे भारत में कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, बिहार भी एक कृषि आधारित राज्य है, तो बिहार पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो उसको बिहार से जोड़ दीजिए आगे। उसके बाद जाकर के क्लाइमेट के बाद जाकर के हम लोग का होगा इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। 6 इकोनॉमिक आर्थिक नियोजन। ये बेसिकली हमारे 6 सेक्शन हो जाएंगे। और उसके बाद जाकर के कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफिकल इशू, 7वां जो होगा वो होगा आपका कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी इश्यूज, समसामयिक या समकालीन भौगोलिक मुद्दे। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार ज्योग्राफी के जो कुछ टॉपिक होते हैं ना, कोर ज्योग्राफी के, वो दबे रहते हैं, वो पूछता नहीं है बीपीएससी या यूपीएससी में भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कारण से वो मुद्दा चर्चा में आ जाती है। जैसे इस बार अगर पूछा है मानसून से रिलेटेड इंडियन ओशियन डाइपोल, तो उसका कारण है कि ये न्यूज में लगातार बना हुआ है। इस बार एल नीनो इम्पैक्ट की वजह से वो बार बार पूछा जा रहा है। एल नीनो भी पूछेगा भविष्य में बीपीएससी, ठीक है, पूछ सकता है। तो जिस साल जो चर्चा में रहता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों क्या हुआ था, तो पिछले दिनों मान के चलिए कि बिहार में खूब ज्यादा मान के चलिए बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया। तो कुछ ऐसे इशू होते हैं, तो बाढ़ और सूखा तो पहले तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो दबे होते हैं और अचानक से चर्चा में आ जाते हैं। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कोई मुद्दा चर्चा में आ गया तो उसको हम लोग एग्जाम से पहले कर लेंगे। कोई मुद्दा अगर ऐसा भौगोलिक मुद्दा है करंट अफेयर्स वाला जो चर्चा में आ गया, तो उसको हम लोग करंट में कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए। अब देखिए इसमें अब हमें फिर डिकोड भी करना है इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो देखिए उद्योग में क्या क्या चीजें हमें करनी है, कौन कौन से टॉपिक हमें करके जाना चाहिए, जिससे हमें मेंस में शॉर्ट नोट्स भी लिख लेंगे और बड़े क्वेश्चन भी लिख लेंगे। उद्योग, ठीक है। जैसे बिहार में हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो क्या आता है, तो मुद्दा ये आता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है। मतलब अभी आपने देखा होगा कि कई सारे राज्यों में भर भर करके बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि बिहार में लोगों के पास रोजगार नहीं। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, तो बिहार में आर्थिक स्थिति बिहार की खराब है और बिहार में इन्वेस्टमेंट ये इंडस्ट्री नहीं है। अब इंडस्ट्री क्यों नहीं है बिहार में, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, लोगों में स्किल की कमी है, स्किल्ड लोगों का अभाव है, या सरकार की नीतियां ऐसी रही है। तो जो एक मुद्दा निकल करके आता है वो क्या निकल के आता है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण। कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण। सीधे सीधे पूछ देगा। देखिए आपको एक चीज बता दूं कि जब बिहार और भारत आजाद हुआ था, तो बिहार देश में
सेकेंड या थर्ड स्थान पर था चीनी के मामले में। भारत का लगभग एक चौथाई से भी ज्यादा, एक समय तो बिहार भारत के एक तिहाई चीनी का उत्पादन करने लगा था, इतना ज्यादा। और उसके बाद आज स्थिति यह है कि कुछ चीनी मिल बचे हुए, बाकी सब बंद होकर के सड़ रहे हैं उनकी मशीनें। तो बिहार में औद्योगिक जो पिछड़ापन है, बिहार आखिर जैसे कि सभी राज्य है, जैसे बात करें तो आप देखेंगे तो सभी राज्य के लोग सभी राज्य में जाते हैं भारत में, ऐसा नहीं है। भारत में जो अमीर राज्य है उस राज्य के लोग भी दूसरे राज्य में जाते हैं, पलायन करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अन्य काम करते हैं। लेकिन जो संख्या या अनुपात की बात करें, जो रेशियो की बात करें, तो बिहार के ज्यादा होंगे। बिहार में कोई शायद ही ऐसा परिवार होगा जिसके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाने की नौबत ना आती हो दूसरे राज्य, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और न्यूनतम वाले रोजगार के लिए भी जाते हैं। मजदूरी तक करने के लिए लोग तमिलनाडु तक चले जाते हैं, वहां से भी बाहर चले जाते हैं दूर दूर तक। तो उसका कारण क्या है? तो उसके कारण है कि बिहार में रोजगार नहीं है, या उस अनुपात में रोजगार नहीं है, जितने लोग हैं उस हिसाब से सभी लोगों के लिए रोजगार पर्याप्त नहीं होने की वजह से जाना पड़ता है। तो रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि उद्योग नहीं है। तो उद्योग क्यों नहीं है, उद्योग रूप से क्यों पिछड़ा हुआ है, इस मुद्दे पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा संभावना होती है कि बिहार औद्योगिक रूप से क्यों पिछड़ा हुआ है, ठीक है, पिछड़ेपन का क्या क्या कारण है और कैसे पिछड़ गया, ये सारी चीजें। अब उसके बाद जाकर के साथ में क्या है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, आपसे सुझाव पूछ लेगा कि बिहार में उद्योगों के विकास की जो संभावना है उसके लिए क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं, कैसे बिहार की इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, मेंस के आंसर में भी बिहार को औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। लास्ट में अगर आपको एक टेल जोड़ दिया जाए, उसमें क्वेश्चन के लास्ट में ये टेल जोड़ दिया जाता है कि अपना सुझाव दे, तो फिर आपको सुझाव देना पड़ेगा कि बिहार को कैसे औद्योगिक रूप से, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर एक अच्छे विचार होने चाहिए बिहार को लेकर के कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए, राइट। उसके बाद जाकर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोटेंशियल, ठीक है, औद्योगिक विकास की संभावना। औद्योगिक विकास की संभावना या क्षमता। मतलब पिछड़ा है तो ऐसा नहीं कि बिहार हमेशा पिछड़ा रहेगा, संभावना तो है ही। देखिए, उद्योग के लिए जितनी बेसिक चीजें चाहिए उसमें से कुछ चीजें बिहार में है। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। कई देश जो है वहां पे इंडस्ट्री इसलिए डेवलप नहीं हो पाती है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग ही नहीं मिलते। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, यूएसए का अलास्का नाम का एक राज्य है। आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर के किनारे कनाडा के बगल में ऐसे करके एक राज्य है, यूएसए का एक एरिया है जिसको कहते हैं अलास्का। अलास्का में बहुत ज्यादा सोना चांदी मिनरल है। अमेरिका में क्या है कि अमेरिकी कंपनियां या अमेरिकी सरकार लोगों को वहां अच्छे सैलरी के साथ लोगों को वहां रखना चाहती है, रहने की सुविधा देने को तैयार है, अच्छी सैलरी देने को तैयार है, लेकिन लोग वहां नहीं जाना चाहते क्योंकि अमेरिका की आबादी उतनी नहीं है जितना साइज उसका बड़ा है, और लोगों का जब मेन सिटी में ही काम चल जा रहा है, मेन एरिया में, तो वैसे ठंड वाले क्षेत्र में क्यों जाए। जबकि भारत में आप देखेंगे तो छोटी सी जब वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि औद्योगिक, ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है बिहार में। बिहार में इसलिए उद्योग विकास की संभावना मौजूद है क्योंकि बिहार के पास बहुत सारे ऐसे कृषि के उत्पाद है जिसका आप खाद्य प्रसंस्करण के तहत उद्योग में उपयोग कर सकते हैं। बिहार में और भी रिसोर्स है, जैसे पानी की कमी नहीं, कई इंडस्ट्री को पानी चाहिए, बिहार में पानी की कमी नहीं है। काम करने के लिए दूसरे राज्यों में बिहार से लोग जाते हैं, तो वही बिहारी को अगर वहां काम मिल जाए, वहां उद्योग लगा दिया जाए, तो उन्हें क्या होगा, अपने घर पर थोड़ी कम मजदूरी में भी वो काम करेंगे। तो संभावना तो जरूर है। तो इसी संभावना को तलाशना है आपको कि बिहार में औद्योगिक विकास की क्या संभावना है। उसके लिए पिछले दिनों कौन कौन से प्रयास सरकार ने किए हैं और कौन कौन से उसके परिणाम, रिजल्ट सामने दिख रहे हैं, और साथ में आप क्या क्या और सुझाव दे सकते हैं कि ताकि और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। तो ये भी एक टॉपिक बनता है बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के। अब उसके बाद जाकर के फिर बिहार में देखिए क्या हुआ है। बिहार में अभी जो इस बार पूछा गया है, तो इस बार तीनों को मिला के पूछा गया, तीनों को सेपरेट तैयार कर लेंगे हम लोग, फुल लेंथ के लिए भी और नोट्स के लिए भी। कौन सा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, खास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसको मेंस के लिए तैयार कर लेंगे। यानी कि कृषि आधारित उद्योग, सबसे ज्यादा संभावना इसी में है, और पिछले दिनों इसको लेकर के काफी काम भी हुआ है, आपको पता होगा, कृषि आधारित उद्योग,
एग्रो बेस्ड, खास करके जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जिसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, उसकी बहुत ज्यादा संभावना है बिहार में। और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में कृषि आधारित जो उद्योग है उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, अभी कहाँ कहाँ पे ये इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद जाकर के पिछले दिनों कृषि आधारित उद्योग को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, इसके क्या क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और आगे क्या क्या और किया जाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। पिछले दिनों हालांकि बहुत काम हुआ है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिहार में, और बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो इस बार मिला के 3 जो पूछा गया है, हम लोग तीनों को अलग अलग भी डिटेल में तैयार करके रखेंगे, ताकि एक सेपरेट भी पूछ ले फुल लेंथ में तो हम लोग उसका आंसर लिख पाए। उसके बाद जाकर के इंडस्ट्री में देखते हैं और क्या क्या चीजें इंडस्ट्री में। चौथा, वन आधारित उद्योग, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इस बार मिला के पूछा है। बिहार में वन काफी कम है, वन लकड़ियां काफी कम है, लेकिन जो है उससे भी बहुत सारे उद्योग है, जैसे कि कागज उद्योग चल रहा है, फर्नीचर इंडस्ट्री चल रही है, प्लाईवुड इंडस्ट्री चल रही है। उसके बाद जाकर के तेंदू पत्ते वगैरह सबसे भी चीजें बनाई जा रही है, बीड़ी वगैरह सब बनाए जा रहे हैं। तो वन से, बांस से बहुत सारी चीजें बन रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे। उसके बाद गोंद वगैरह सब तैयार किया जाता है, तो वन पर आधारित भी बहुत सारे उद्योग, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो तेंदुए के उसके जो पत्ते होते हैं उस पे लाख के कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है, उसके कीड़े पाले जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेशम के कीड़े के लिए शहतूत के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, वन आधारित उद्योग होंगे। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इस बार मिला के पूछा है, आगे आपको सेपरेट तैयार करके रखना है आगे के एग्जाम के लिए, यानी वन आधारित उद्योग, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, बहुत कम है लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। खनिज संसाधन पर आधारित अगर बिहार में उद्योग देखेंगे तो रोहतास के आसपास आपको मिलता है डालमिया नगर, और उसके आसपास सीमेंट इंडस्ट्री आपको मिलता है, जो क्या है, चूना पत्थर के खनिज पर आधारित है। उसके बाद जाकर के बिहार के दक्षिणी बिहार के कई भागों में पत्थर वगैरह सब तोड़े जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए, वो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। उसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बिहार में बनाने की बात हो रही है, और उस पर काम भी हो रहा है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी खनिज आधारित उद्योग जो है, ये जो इस बार मिला के पूछा है उसको सेपरेट से अलग से भी तैयार कर लेंगे। इसकी संभावना और अभी तक जो बिहार में ये इंडस्ट्री है, और फ्यूचर में इसके कौन कौन से संभावना है, क्या क्या प्रयास किया गया है, यानी खनिज आधारित उद्योग। तो ये हो गया बिहार का कौन सा उद्योग, औद्योगिक पिछड़ापन। तो देखिए, तो इंडस्ट्री से क्या क्या निकल करके आया, कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण, बिहार क्यों औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोटेंशियल, औद्योगिक विकास की संभावना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग। इसी को आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके तैयार कर लेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना बिहार में, ऐसे करके आप तैयार कर लेंगे। वन आधारित उद्योग यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये सब के सब क्या हो गए, तो हमारे उद्योग हो गए बिहार में। उद्योग वाले चैप्टर में हम लोग इतनी चीजें कर लेंगे, ठीक है। आगे जो होगा, अगर इसमें भी कोई कंटेम्प्रेरी इशू आ गया, जैसे कि बिहार सरकार की इथेनॉल पॉलिसी आई थी, ठीक है, जो बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी अलग से जारी किया, तो उसका भी बन जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद कृषि आधारित उद्योग में हम लोग क्या करेंगे, तो डिटेल में आपको पता है कि चीनी उद्योग का गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। बिहार एक जमाने में भारत का 1/3 चीनी का उत्पादन करता था, प्रोड्यूसिंग स्टेट हुआ करता था। तो अभी भी बिहार में चीनी उद्योग की क्यों पिछड़ गया, उस पर भी एक केस स्टडी हम लोग कर लेंगे कि बिहार में चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पे है, क्यों पिछड़ी हुई अवस्था में है, पिछले दिनों चीनी उद्योग को ठीक करने के लिए क्या क्या सरकार ने प्रयास किए हैं, उसके क्या क्या रिजल्ट सामने आए हैं, क्या क्या सुधार हो रहा है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम लोग चीनी उद्योग को भी अलग से कर लेंगे, इसको आप लोग लिख ही लीजिए अलग से, मुझे याद दिला दीजिएगा, शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग। फिर से अगर बिहार, अगर मान के चलिए आजादी के समय जब देश आजाद हो रहा था, उस समय अगर देश का 1/3 चीनी का उत्पादन बिहार कर रहा था, तो वही मिट्टी, वही पानी और वही बिहारी किसान है, क्यों नहीं कर सकता है,
समय के साथ पिछड़ गया कुछ कारणों से, अगर उन कारणों पे ध्यान दिया जाए, उसे दूर कर लिया जाए उन कारणों को या उन समस्याओं को, तो फिर से बिहार 1/3 उत्पादन कर सकता है। ना तो मिट्टी बदला, ना पानी बदला, ना लोग बदले, वही लोग है, वही लोग अब उसी गांव में जहां चीनी उद्योग था वो खंडहर पड़ा हुआ है और उस गांव के लोग मजदूरी करने गुजरात, हरियाणा, पंजाब जा रहे हैं। तो संभावना तो है ही, राइट। तो ये कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री। ठीक है, और भी देखेंगे जो इशू नजर में आएगा तो उसे हम लोग कर लेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर राइटिंग के फॉर्म में अच्छे से आंसर कर लेंगे। उसके बाद जाकर के हमारा कौन सा है, हमारा है एग्रीकल्चर यानी कृषि। देखते हैं कृषि में क्या क्या संभावना है। दूसरा है कृषि। जैसे उद्योग में बिहार पिछड़ा हुआ है, आपको पता होगा कि इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, हरित क्रांति, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा सक्सेस हुई। लेकिन इंडिया में बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ गया और बिहार में इंडस्ट्रियल ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया। पहले पंजाब और बिहार में कृषि में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं था, लेकिन जब औद्योगिक ये हरित क्रांति सक्सेस हो गया पंजाब हरियाणा में, तो ये गैप और ज्यादा बढ़ गया और बिहार बहुत पीछे रह गया और ये राज्य बहुत आगे निकल गए। तो द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग स्टडी करेंगे और इस स्टडी से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है। द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन बिहार, ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का कारण, हम लोग का जब देखिए, जब तक कोई समस्या का कारण आपको नहीं पता हो तो तब तक आप उपाय नहीं कर सकते। तो बिहार में कृषि पिछड़ी हुई है, एक सच्चाई है। बिहार पंजाब की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है कृषि के मामले में, लेकिन इसके क्या कारण है, आखिर क्यों बिहार पिछड़ गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या कारण थे। फिर उसके बाद जब कारण जान जाएंगे तो उनको दूर करने के उपाय, पिछले दिनों एग्रीकल्चर डेवलप के लिए क्या क्या किया गया है, ये सब सारी चीजें, सरकार के स्तर पर क्या हुआ है, व्यक्तिगत स्तर पर क्या हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें, और इससे आगे क्या क्या संभावनाएं बन रही है एग्रीकल्चर को लेकर के, फिर से क्या बिहार पंजाब की तरह कृषि के मामले में संपन्न हो सकता है, उन सब चीजों पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का कारण, ये एक टॉपिक होगा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ हिडन टॉपिक भी मैं छोड़ रहा हूं आप लोग के लिए, पिछड़ेपन का कुछ हिडन टॉपिक भी होंगे, सारे टॉपिक जैसे अचानक से कुछ मुद्दा चर्चा में आ गया तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक है उतना ही होगा। अचानक से अगर कोई मुद्दा चर्चा में आ गया कृषि से ही संबंधित, अगर बिहार में एक नया कोई इशू आ गया तो उसको साथ साथ हम लोग मेंस के जो करंट अफेयर्स वाला बैच होगा उसमें कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर के देखिए द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार, यानी बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का कारण। उसके बाद जाकर के अगर पिछड़ा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि अब संभावना नहीं है। कई लोगों का स्टेटमेंट होता है ना, बिहार नहीं सुधरी, तो कैसे नहीं सुधर सकता है, संभावना तो है ही। यही बिहारी दूसरे राज्य को जाके डेवलप कर सकते हैं तो बिहार को भी कर सकते हैं। तो बिहार में कृषि विकास की संभावना, तो पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको कृषि विकास की संभावना, इसमें देखेंगे कि बिहार में खेती को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या सरकार ने अभी तक काम किए हैं, इससे क्या क्या संभावनाएं बनी है, क्या भविष्य में बिहार की और बिल्कुल बन रही है। आपको पता होगा कि बिहार के 7 जिलों ने मक्का के उत्पादन में, खास करके बिहार में जो मक्का का किसान है, जो कि मक्का जिसको मेज कहा जाता है, उसकी खेती, मकई की खेती के मामले में बिहार के 7 जिलों ने रिकॉर्ड बनाया। 52 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन किया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मक्के का उत्पादन होता था वो होता था कहाँ पे, वो प्रोडक्टिविटी होती थी यूएसए में 48 क्विंटल पर हेक्टेयर, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था और उसको बिहार के किसानों ने तोड़ा है।
तो संभावना तो है ही, इन चीज़ों को हम लोग मिला करके लिखेंगे कि जब मक्का में संभावना है तो चावल में भी हो सकता है। रोहतास जिला में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है रोहतास जिला में वो पंजाब के बराबर है। हम लोग पंजाब से कंपेयर करते हैं ना कि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है अच्छे ढंग से, तो बिहार का रोहतास जो जिला है उसमें पंजाब के बराबर पर हेक्टेयर उत्पादकता है, तो बिहार के दूसरे जिले में क्यों नहीं हो सकती है? तो उन संभावनाओं को हम लोग तलाशेंगे। इसके लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। सरकार का आप लोग को पता होगा कृषि विकास का रोड मैप जारी किया गया है सरकार के द्वारा, और उस रोड मैप का असर दिखा है बिहार में मछली उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, दूध उत्पादन में, कृषि उत्पादन में उस रोड मैप का असर दिख रहा है। तो एग्रीकल्चर रोड मैप को कोट करते हुए, उससे रेफरेंस लेते हुए अपने आंसर को लिखेंगे। सरकार का जो रोड मैप जारी किया गया कृषि विकास का, जो 5 साल का जो लेटेस्ट वाला है, उसको भी हम लोग कोट करेंगे। तो कृषि विकास की संभावना हम लोग तलाशेंगे और अपना सुझाव भी देंगे, सरकार के भी उपाय लिखेंगे और एक आशावादी निष्कर्ष लिखेंगे कि इस तरह से के उपायों द्वारा भविष्य में बिहार भी पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि के मामले में संपन्न राज्य बन सकता है। ऐसे करके निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिव चीजें देंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि नहीं बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको बिहार में संभावना है, इसीलिए आपको अधिकारी बनाया जा रहा है क्योंकि आप संभावनाओं को तलाशे और बिहार को आगे बढ़ाए, इसलिए तो आपको रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है आगे। तो पोटेंशियल कृषि विकास की संभावना, ये भी हमारा एक टॉपिक होगा मेंस का, इस पे चर्चा होगी पूरी, सारे सुझाव दिए जाएंगे कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाते हैं कृषि के मामले में। चलिए, इसके बाद इसी का जो एग्रीकल्चर का जो थर्ड होगा, ठीक है, जो थर्ड टॉपिक होगा हम लोग ले लेंगे, वो ले लेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में कर लेंगे और बिहार क्यों इसमें आगे नहीं बढ़ पाया उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हरित क्रांति अच्छे से हरित क्रांति को कर लेंगे और बिहार में हरित क्रांति की संभावना को कर लेंगे कि बिहार में क्या क्या संभावना है हरित क्रांति को लेकर के, ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर। क्योंकि एक तरह से देखिए जो बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का ही पार्ट है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो द्वितीय हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि कृषि में जो समस्या आई थी उसको दूर करने के लिए जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसके बाद जाकर के एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, और उसके बाद उसको लेकर के जो कृषि नीति और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में उसके लेकर के उपाय किए गए। अभी जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार में, जो ये बन रही है, क्या कहते हैं उसको, जैविक जो कॉरिडोर जो है बिहार का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बिहार में आपको पता होगा सिक्किम जैसे अगर बात करें तो सिक्किम भारत का पहला वो बना था, जैविक राज्य बना था। उसके बाद जाकर के लक्षद्वीप भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। बिहार के भी कुछ गांव ऐसे हैं, पंचायत है जो कि जैविक कृषि वाला पंचायत घोषित किया गया है। ये सब सारी चीज़ों पे तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी द्वितीय हरित क्रांति, और पूरा का पूरा जो है वो क्या है, तो वो जैविक कृषि पर ही आधारित है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ही, और उसमें क्या क्या संभावना है उस पर बात करेंगे। उसके बाद जाकर के बिहार में श्वेत क्रांति और दुग्ध उत्पादन। एग्रीकल्चर रोडमैप आने के बाद बिहार में दूध के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका सबसे बड़ा हाथ है। और भारत में सबसे जो बढ़िया अगर बात करेंगे तो सबसे बढ़िया क्वालिटी के दूध की बात करेंगे तो सुधा डेयरी के ही एक प्लांट को बिहार का मैं मेंस के क्लास में चर्चा करूंगा, उससे पहली सर्टिफिकेट मिली है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में जो सुधा डेयरी है या फिर अमृत है, इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बेहतर रही है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से पिछले दिनों बिहार में दूध का उत्पादन बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है, 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है और हम जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। तो उसको लेकर के जो बिहार में संभावना है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, यानी बिहार में श्वेत क्रांति और दुग्ध उत्पादन, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड मिल्क प्रोडक्शन इन बिहार। एग्रीकल्चर रोड मैप के साथ इसको भी जोड़ लेंगे साथ में, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड मिल्क प्रोडक्शन इन बिहार। इसमें आप सुझाव भी देंगे, इसमें डाटा भी लेंगे, पशु गणना का भी डाटा लेंगे, बिहार सरकार के द्वारा जो पशु गणना कराई जाती है, ठीक है, पूरे भारत में होती है वैसे, उसके भी डाटा को लेंगे, ठीक है। आगे प्रोडक्शन इन बिहार। बिहार में श्वेत क्रांति एवं दुग्ध उत्पादन, दूध को दुग्ध कहते हैं शुद्ध हिंदी में। बिहार में
श्वेत क्रांति। ठीक है, उसके बाद जाकर के छठा जो है वो है बिहार में मत्स्य पालन एवं नीली क्रांति, फिशरीज एंड ब्लू रिवॉल्यूशन इन बिहार। फिशरीज एंड ब्लू रिवॉल्यूशन इन बिहार। बिहार में मत्स्य पालन, इसके लिए केंद्र सरकार की एक योजना है, आपको पता होगा, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। और बिहार में खास करके जो फ्रेश वाटर है, चूंकि बिहार के पास सागर का किनारा नहीं है, तो मछली पालन को लेकर के बहुत ज्यादा संभावना बढ़ी है और उत्पादन भी बढ़ा है इस क्रम में, आपको पता होगा। और अभी मछली वाले से ही एक क्वेश्चन आया है बीपीएससी के मेंस में, अभी वो आया है ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था। तो नीली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? समुद्र जो होता है वो नीला होता है समंदर का, और समंदर के आसपास के जो क्षेत्र में जो मछली पकड़ने की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी को कहा जाता है। उसी से क्वेश्चन अभी आया हुआ है, इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है। और बिहार में तो फ्रेश वाटर फिश का एक ट्रेंड चल पड़ा है, लोग इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके, बहुत सारे लोग अब मछली पाल रहे हैं छोटे छोटे तालाब बना करके, और उसका असर इतना दिखा है कि बिहार को अब उतना आयात नहीं करना पड़ता है आंध्र प्रदेश से जितना पहले करना पड़ता था। ठीक है, तो मछली की डिमांड भी बहुत ज्यादा है बिहार में, इतना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बावजूद, तो संभावना तो अभी भी ज्यादा है लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की। तो फिशरीज एंड ब्लू रिवॉल्यूशन इन बिहार, यानी बिहार में मत्स्य पालन एवं नीली क्रांति, इसको भी अच्छे से कर लेंगे। सरकार की जो जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो योजना है मछली पालन को लेकर के, गिरिराज सिंह जी के मंत्रालय है ना, गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय है, तो उनके मंत्रालय द्वारा बिहार में बहुत काम किया गया है मछली पालन वगैरह सबको लेकर के, तो उस पर हम लोग करेंगे, उनकी योजनाओं की भी बात कर लेंगे यहाँ पे, उन सब चीजों की। उसके बाद जाकर के जैविक कृषि की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके लिए नीतीश जी की सरकार ने, ठीक है, अभी जो बिहार सरकार है उन्होंने क्या किया कि गंगा नदी के दोनों किनारे किनारे पे जो बहुत सारे जो गांव है उनको जैविक कॉरिडोर डिक्लेयर किया है। गंगा नदी के दोनों तट पर जैविक खेती की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि कोई वो नहीं करेगा वहां पे, केमिकल यूज नहीं करेगा उर्वरक या रसायन में। ठीक है, तो उसको लेकर के अगर बात करें तो उसको लेकर के संभावना है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि की संभावना, ये भी एक नया मुद्दा बनकर के उभरा है। हम लोग बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से और कृषि रोडमैप से ये ले लेंगे, डाटा ले लेंगे, और उसके बाद जाकर के इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि की संभावना, बिहार को जोड़ते हुए। ठीक है, ये हो गया हमारा आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि। और भी अगर मुद्दे उभर गए, जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते, चूंकि हर सैटरडे को करंट पढ़ाना है, अगर लगेगा कि कोई कृषि से संबंधित कोई मुद्दा बिहार में अचानक से उभरा है तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे करंट की क्लास में, मेंस की क्लास में। ठीक है, इंडस्ट्री के बाद फिर हम लोग अब ले लेंगे रिसोर्सेस यानी संसाधन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेस यानी संसाधन। देखिए बिहार में रिसोर्सेस क्या क्या है। बिहार में जो रिसोर्सेस है वो है सॉइल यानी मृदा। बिहार के पास, नहीं कहते कि बिहार के पास मिट्टी पानी है, कहते कि यहाँ बिहार जाने के बाद लोग नहीं कहते कि यहाँ का मिट्टी पानी जो है वो दूसरी जगह नहीं है। तो उस मिट्टी में जब इतनी अच्छी मिट्टी है तो फिर वो मिट्टी अमीर क्यों नहीं बना पा रही है लोगों को।
ठीक है, तो देखेंगे इसमें बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, ये सब सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, क्या-क्या समस्याएँ हैं बिहार के सॉइल्स की, उन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे खनिज पे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक दोनों खनिजों की बात करेंगे। पिछले दिनों बिहार में खनिज बहुत सारे मिले हैं, आपको पता होगा कि फायर क्ले मिला है कहलगाँव के पास, उसके बाद जमुई और उसके आसपास सोना मिला है, पेट्रोलियम की भी संभावना है गोपालगंज, बक्सर के आसपास के एरिया में। तो बिहार में कौन-कौन से खनिज हैं उनकी उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो खनिज, दूसरा संसाधन कौन-सा ले लेंगे? मिनरल्स। खनिज उद्योग बिहार में पिछड़ा हुआ क्यों है? खनिज वगैरह सब, खनन वगैरह सब को लेकर के खनिज के साथ समस्या क्या-क्या है खनिज उद्योग को लेकर के, क्या-क्या उसको दूर करने के उपाय हो सकते हैं, रॉयल्टी से लेकर के बाकी चीज़ों में क्या सुधार हो सकता है, उस पे बात कर लेंगे। उसके बाद जाकर के पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार भी की भी कई सारी जल को लेकर के योजना है और हर घर नल जल जो है वो केंद्र का है ही। और उसके अलावा अभी पता होगा कि बिहार सरकार ने गया तक गंगा नदी का पानी पहुंचाने की योजना बनाई है, राइट? तो वो सब सारी चीजें, तो पेयजल को लेकर के जो है ड्रिंकिंग वाटर, उसको लेकर के भी देखेंगे, अगर टॉपिक बनेगा तो उसको भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आयोग अब बड़े लेवल पे सोच रही है और हमें भी बड़े लेवल पे ही सोचना पड़ेगा। हमें सिर्फ 2 मुद्दा, पहले लोग बाढ़ और सूखा रट लेते थे बिहार में और उसी से क्वेश्चन आ जाता था, वो संभावना नहीं है। अब अगर बाढ़ भी पूछेगा तो कुछ अलग टाइप से पूछ सकता है, पूछेगा तो बाढ़ जरूर। पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर, तो नए ढंग से भी उसका आंसर लिखा है, पेयजल। उसके बाद जाकर के पेयजल के बाद जाकर के ड्रिंकिंग वाटर के बाद जाकर के इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन यानी सिंचाई, ठीक है। सिंचाई को लेकर के केंद्र सरकार की भी योजना है, बिहार सरकार की भी योजना है। बिहार में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का सीधा संबंध कृषि से होता है और कृषि के उत्पादन से होता है। तो स्वाभाविक रूप से सिंचाई भी क्या है, एक जल संसाधन का ही एक उपयोग है, यूज है। तो इरिगेशन को लेकर के बिहार में जो केनाल है, नहर है या अदर सिंचाई के स्रोत है, सरकार ने अभी हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, आपको पता होगा कि 2025 का टारगेट निर्धारित किया है। अभी आपको याद होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी जो जितने भी सिंचाई परियोजना वगैरह से बिहार में है, उनको एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है सभी डिपार्टमेंट को, उससे जुड़े हुए लोगों को, कि 2025 तक हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंच जाना चाहिए। इसका लक्ष्य 2025 का निर्धारित किया गया है। तो ये सरकार की स्कीम्स है या सरकार के कुछ कमिटमेंट है जो चल रहे हैं, तो इसको सीधे उठा के पूछ देगा, वैसे सिंचाई नहीं पूछता। लेकिन अभी जो उन्होंने सभी डिपार्टमेंट, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट, उनको बोल दिया कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंच जाना चाहिए सिंचाई का। तो ये बन गया एक टॉपिक। उसको लेकर के क्या क्या एफर्ट है, इससे बिहार में क्या संभावना बनेगी, एकदम से बन गया टॉपिक। आगे उसके बाद जाकर के नेक्स्ट ऐसे मेंस के टॉपिक बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा हो गया, उद्योग, कृषि और संसाधन। अब बात करते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की। 3 तो हो गए, चौथा है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या के मामले में बिहार कौन से रैंक पे है? थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो तीसरा सबसे जनसंख्या, जबकि क्षेत्रफल के मामले में कितना है, 12वें स्थान, राइट। तो 12वें स्थान पर, तो इसका मतलब है कि ये वो राज्य है जिसके पास कम जमीन है लेकिन लोग ज्यादा है। तो लोग ज्यादा है तो क्या हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएंगे, मान लेंगे कि नहीं अब बिहार का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बिहार में बहुत लोग हो गए, तो इतनी आबादी में अब डेवलपमेंट नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है। इस आबादी को देखने की जरूरत है। दो तरह से लोग देखते हैं। एक लोग जो आशावादी होते हैं वो इसको संसाधन के रूप में देखते हैं कि अगर इतने युवा है, अगर वो बेरोजगार है इसीलिए तो समस्या है, अगर उन युवाओं को स्किल्ड कर दिया गया और काम में लगा दिया गया तो ये तो बिहार के आय का स्रोत बन जाएंगे, राइट। वो समस्या थोड़े बनेंगे, तो उसको संसाधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, पॉपुलेशन को लेकर के पहले बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्या, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम। पहला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो बिहार में हो रही है उससे क्या समस्या है, क्योंकि पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम।
देखिए कोर ज्योग्राफी जो है, नदी तंत्र, उत्तर भारत दक्षिण भारत के नदी की तुलना, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछता है जनरली, और पूछता क्योंकि वो कोर ज्योग्राफी से अब नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे सीधे जो अप्लाइड जो है, सीधे सीधे पॉपुलेशन जो है वो सीधे सीधे अप्लाइड टॉपिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम यानी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्या। सेकंड जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्या, जनांकीय लाभ। देखिए इसका क्या मतलब होता है, ये बीपीएससी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनांकीय लाभ का मतलब ये होता है कि दो तरह के, जैसे कि मैंने बताया, लोग होते हैं। कुछ लोग उस जनसंख्या को में संभावना ढूंढते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि बिहार की अधिक जनसंख्या क्या बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप है? राइट, दो टर्म है। वरदान का मतलब ये हो गया कि क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और अभिशाप मतलब क्या हमारे लिए समस्या है। नहीं कहते हैं कि बिहार क्यों पिछड़ा, अरे बिहार में बहुत लोग हैं इसलिए पिछड़े, राइट। एक उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि नहीं ये इसलिए नहीं पिछड़े, बल्कि हमारा दृष्टिकोण अलग है, हमारा जो व्यू है, हमारा जो देखने का तरीका है वो अलग है। हमारा देखने का तरीका ये होना चाहिए कि इसे हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, कि इतने युवा भी तो हैं हमारे पास जिसको हम बेहतर काम में लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पे एक मुद्दा ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है, वरदान है या अभिशाप, राइट। तो ये एक बनेगा। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक एडवांटेज। डेमोग्राफिक एडवांटेज का मतलब हो गया, जैसे ना भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत का विकास दर सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा युवा भारत में है, राइट। क्योंकि युवा जो है उसका डायरेक्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। बुजुर्ग जो होते हैं वो पेंशन पे या फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं, लेकिन जो वर्किंग जो पीपल होते हैं, जो यंग होते हैं, अंडर 16 और 18 प्लस जो होते हैं, वो वर्किंग होते हैं, और वो जितनी संख्या में उसकी रेशियो जितना ज्यादा इकोनॉमी में होती है, इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रोथ करता है। तो इसी को एक मुद्दा बना करके बीपीएससी ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जनांकीय लाभ, डेमोग्राफिक एडवांटेज, ये भी एक बनेगा हमारा टॉपिक। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। जनांकीय या जनसांख्यिकीय भी कहते हैं, जनांकीय लाभांश या लाभ लिख सकते, लाभ ही लिख लीजिए। भारत के बारे में कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत का है, और भारत जो है वो ग्रोथ रेट के मामले में, भले ही ग्रोथ में चाइना से पीछे है, लेकिन ग्रोथ रेट के मामला में चाइना से आगे है। ऐसा क्यों आगे है ग्रोथ रेट डेवलपमेंट? क्योंकि भारत में युवा का अनुपात ज्यादा है बुजुर्गों की। चाइना में एक बड़ी आबादी बुजुर्गों की है, भारत में जो सबसे ज्यादा बड़ी आबादी जो है वो देखेंगे तो वो युवाओं की है, एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री, एज कंपेयर टू चाइना एंड जापान या अदर इकोनॉमी। यानी दूसरे देशों के पास बूढ़ी आबादी ज्यादा है, हमारे पास युवा आबादी ज्यादा है। तो ये बिहार के साथ ये और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बिहार के साथ जैसे कि मान के चलिए क्या होता है कि जैसे एक कोई परिवार है, और उसमें जैसे यूएसए, चाइना की बात करें तो चाइना ने एक बच्चे की नीति को अपनाया, और एक बच्चे की पॉलिसी की वजह से चाइना में क्या है कि जब 80 के दशक से लगातार एक एक बच्चा हुआ, तो एक परिवार में स्थिति क्या है, तो एक परिवार में स्थिति यह है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा है, ठीक है। वो एक बच्चे की नीति की वजह से, या वहां के लोगों के द्वारा एक बच्चे की ही नीति को अपनाए जाने के कारण, अब तो पब्लिकली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, पहले गवर्नमेंट ने उस पर फोर्सफुली उसको वो किया था, इंप्लीमेंट किया था। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो आज एक बच्चा है, जैसे चाइना में बेटा या बेटी वहां फर्क नहीं पड़ता है, तो एक बच्चा है, तो उसके माता पिता दो हैं, दोनों मान के चलिए 30 के आसपास का एज का, और बच्चा 5 साल का है। उन दोनों के जो माता पिता है, जो लड़की है, जो महिला है, ठीक है, उसके भी माता पिता 60 प्लस के हैं, और वो जो लड़का है उसके भी माता पिता, यानी उस बच्चे के नाना नानी दादा दादी 4 बुजुर्ग ऐसे हैं जो 60 प्लस के हैं। और 60 प्लस का मतलब है कि अब उसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और वो जो बच्चा है उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेल फीमेल दोनों पति पत्नी भी अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो 4 एक 5 के मुकाबले 2 लोग काम करते हैं, यानी 2 लोग ऐसे हैं जो देश के सीधे जीडीपी में भागीदार है, और बाकी 4 है जो रिटायर कर चुके हैं, वो एक तरह से क्या है कि पेंशन ले रहे हैं, और एक जो है बच्चा वो पल रहा है। तो उसमें अनुपात काम करने वालों का कम हो गया ना, और राष्ट्रीय अनुपात भी ऐसा ही हो जाएगा। अगर पर परिवार एक बच्चा होता है तो नेशनल जो रेशियो होता है वो भी ऐसा ही होता है।
और भारत में ऐसा नहीं है, भारत में इसका उल्टा है, भारत में युवा का अनुपात ज्यादा है, तो उसका लाभांश मिलेगा ना, और बिहार को तो इसका मिलेगा ही अगर सही ढंग से इसका उपयोग किया गया तो। अब पबजी खेलता रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो स्किल्ड होकर के कुछ अच्छा काम करेगा तो उसके फायदे होंगे। ठीक है, रील बनाएगा तो उसका भी फायदा होगा। देखते हैं रील ही बनाते हैं तो वायरल हो जाते हैं, तो फिल्मों में मौका मिल जाता है, बिग बॉस में मौका मिल जाता है, क्या तो रील भी तो बना सकते हैं। जनांकीय लाभ, आगे नेक्स्ट। उसके बाद जाकर के देखिए बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और इस पे बीपीएससी ऑलरेडी कोरोना काल में पूछ चुका है, वो है माइग्रेशन यानी प्रवास। जब आबादी ज्यादा होगी और लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, और घर में खाने के लिए भी स्थिति नहीं होगी, खेत भी उतना ज्यादा नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे, और दूसरे राज्य में जाने को कहते हैं प्रवास या पलायन। और बिहार में बड़ी संख्या में जननायक, जनसाधारण, गरीब रथ, ये सब सारे क्या है, वो ट्रेनें हैं जो भर भर करके जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार संपर्क क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ये सब सारी ट्रेनें, विक्रमशिला, इससे भर भर करके लोग कहाँ जाते हैं, पवन एक्सप्रेस, अन्य राज्यों में प्रवास हो रहा है, यानी माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन बीपीएससी मेंस में एक बार पूछ चुका है, कोविड से जोड़ के पूछ चुका है। तो प्रवास, तो बिहार में प्रवास पे क्या है, बनेगा क्वेश्चन कि बिहार में प्रवास के क्या क्या कारण है, किस कारण से लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, इसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि बड़ी संख्या में जब बिहार से लोग चले जाते हैं तो उस व्यक्ति को तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन सभी आदमी जब चला जाता है तो कई खेत खाली रह जाते हैं, खेती उतना बेहतर नहीं हो पाता क्योंकि खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। तो ये भी एक समस्या है। तो प्रवास के क्या क्या कारण है, प्रवास का गंतव्य किधर की तरफ है, किधर किधर बिहार में किधर से किधर लोग जा रहे हैं, जो स्किल्ड लोग हैं वो बेंगलुरु जा रहे हैं, जो थोड़ा सा कम स्किल्ड लोग हैं वो दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, और जो बिल्कुल अनस्किल्ड है, मजदूर है, वो पंजाब हरियाणा की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो प्रवास किस रीजन में हो रहा है उसको मैप बना करके दर्शाना है, किस कारण से हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, और इसका बिहार पे क्या प्रभाव हो रहा है इसका भी जानना जरूरी है, और इसे रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा, राइट। तो ये प्रवास भी एक बनेगा, ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है, कोविड से जोड़ के पूछा हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन बीपीएससी और पूछता है यहाँ से पॉपुलेशन से ही रिलेटेड, और वो है अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण भी या शहर का बनना क्या है, जनसंख्या के ही कारण। जब बहुत ज्यादा जनसंख्या एक जगह हो जाती है, पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ जाता है, तो उसी से अर्बनाइजेशन। तो इसी में चौथा जो बनेगा वो बनेगा अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। ठीक है, अगला जो बनेगा वो बनेगा आपका अर्बनाइजेशन। नगरीकरण बिहार पूछता है सीधे सीधे। देखिए अर्बन जो एरिया जो होती है, जो नगर होता है ना, वो किसी भी राज्य के विकास के लिए एक ग्रोथ पोल का काम करता है, यानी विकास ध्रुव का काम करता है। क्योंकि नगर में जनरली क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमी जो होती है वो ज्यादा आगे रहती है। कहने का मतलब वहां पे उद्योग और सेवा क्षेत्र में नौकरी कार्य की संभावना ज्यादा होती है। वो राज्य के आय का स्रोत भी होता है, क्योंकि वहां से टैक्सेस आते हैं, एग्रीकल्चर से तो टैक्स आना नहीं है, राइट। तो ऐसी स्थिति में लेकिन बिहार के एक पिछड़ेपन का ये भी कारण है कि बिहार में नगरीकरण भी कम हुआ है। 11.3% के आसपास बिहार में नगरीकरण है, और हिमाचल के बाद दूसरा सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य है। तो बिहार में नगरीकरण के कम होने का कारण ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है बीपीएससी, ठीक है। उसके बाद हाँ अब बढ़ा है, मतलब वो डाटा हो गया बिहार सरकार का डाटा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 11.3 होगा, ठीक है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 14.5 है, राइट। हाँ नया सेंसस आएगा उसमें सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी, 15% के आसपास हो जाएगा। लेकिन अभी भी बिहार सबसे कम नगरीकरण हुआ है। बिहार में कम नगरीकरण तो कम आय, पिछड़ेपन, कृषि पे निर्भर ज्यादा लोग, और कृषि पे गुजारा नहीं होगा तो लोग दूसरे राज्य में जाएंगे। ज्यादातर लोग काम करने अगर जाते हैं तो दिल्ली क्यों जाते हैं, क्योंकि दिल्ली शहर है और नगरीकरण हुआ है। मुंबई में भी जाते हैं लोग, महाराष्ट्र के कोई पिछड़े इलाके में थोड़े जाते हैं, वो लातूर में नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र में कभी भी जाएंगे तो मुंबई जाएंगे, राइट, नासिक जाएंगे, पुणे जाएंगे, नागपुर जाएंगे, राइट। तो अर्बनाइजेशन बिहार में क्यों पिछड़ापन है नगरीकरण का, उसको दूर करने के क्या क्या उपाय किए गए, नगरों से जुड़ी क्या क्या समस्या है बिहार में, उसको दूर करने के क्या क्या उपाय किए गए, सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पे। तो ये ऑलरेडी बीपीएससी पूछा हुआ है नगरीकरण को लेकर। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की समस्याएं। बिहार में
कुछ मात्रा में जनजाति भी है, ठीक है, बिहार में कुछ मात्रा में जनजाति भी है। 1.3, हाँ 1.3 के आसपास है, या 1.5% से के आसपास ही है बिहार में किसकी जनजातियों की जनसंख्या। लेकिन वो जनजाति कौन कौन सी समस्याओं को झेल रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स वो आ जाएगा, सारा डाटा भी आ जाएगा, ठीक है। सब रेफरेंस ले लेंगे हम लोग, हमारे पास है, सोर्सेस है सब कुछ। प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की समस्याएं। जनजातियों की समस्या, तो ये जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गए, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित हो गए। उसके बाद जाकर के अब जो अगला है वो है क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित, जो इस बार पूछा गया है। इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुव, ऐसे करके इस बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के मेंस में, ठीक है। जो 68वीं का जो मेंस हुआ है अभी, उसमें इंडियन ओशियन डाइपोल से क्वेश्चन आया। तो जलवायु से संभावना हो सकता है अगले साल एलनीनो पूछ दे, या जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारतीय मानसून पे पूछ दे, या फिर उस तरह से। तो क्लाइमेट यानी जलवायु से भी आने की संभावना होती है क्वेश्चन। अब तो बन ही गया है, अब तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ा ही रहा है बीपीएससी अपना। तो भारतीय मानसून, इंडियन मानसून कर लेंगे। भारतीय मानसून कर लेंगे। नंबर 6 भारतीय मानसून कर लेंगे। और भारतीय मानसून के बाद जाकर के देखिए क्या करेंगे, देखिए तो इसमें हम लोग कर लेंगे इंडियन मानसून से रिलेटेड जो इस बार पूछा गया, इसको करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार का आंसर मेंस में कैसा लिखा था वो भी मैं करवा दूंगा आप लोग को। इस बार पूछा है इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुव। ये सीधा सीधा जलवायु है। लोगों को लगेगा दो ध्रुव क्या है, तो वो ध्रुव नहीं है, बल्कि दो एक अलग टर्म बनता है। मानसून को प्रभावित करता है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, एक घटना है, एक फिनोमेना है जिसका इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे पड़ता है। एलनीनो क्या है, तो एलनीनो एक ये है, एक वार्म करेंट है, एक गर्म जलधारा है जिसका इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे पड़ता है। तो इन सबको जोड़ करके मानसून, ITCZ, उसके बाद जेट स्ट्रीम, इन सब का भारतीय मानसून पे प्रभाव पड़ता है। तो इनसे जोड़ करके पूछ सकते हैं। एक बार डाइपोल पूछा है तो एक बार जेट स्ट्रीम पूछ सकता है, एक बार एलनीनो पूछ सकता है। तो हम लोग पूरा मानसून को अच्छे से कर लेंगे। इंडियन ओशियन डाइपोल जो इस बार का पूछा हुआ है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। भारतीय मानसून, सॉरी इंडियन मानसून नहीं है, इंडियन ओशियन डाइपोल है इसको। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का ध्रुव, द्विध्रुव। वाकर सेल, हेडरी सेल, ये सब जानना जरूरी है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के और भी कुछ चीजें होती है। वाकर सेल सब नहीं होगा, सॉरी, वो अलग चीजें हो जाती है, वो हवा के संदर्भ में होती है। आगे नेक्स्ट, आगे उसके बाद जाकर के बात करें तो नेक्स्ट होगा जो मुद्दा अभी भी चर्चा में है, वो एल नीनो, ला नीना और भारतीय मानसून। एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन मानसून। एल नीनो, ला नीना एवं भारतीय मानसून। एवं भारतीय मानसून। एल नीनो का, ला नीना का भारतीय मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये पूछेगा, क्योंकि जिस साल एल नीनो आती है उस साल
मानसून कमजोर पड़ती है, भारत में सूखा होता है तो कृषि पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आ जाती है। भारतीय मानसून, तो ये तो जानना जरूरी है। हाँ, ITCZ जो है वो भारतीय मानसून से ही रिलेटेड है। ITCZ एक पुरानी थियरी हो चुकी है, पुरानी चलिए तो ITCZ की आप याद दिला दीजिएगा, मैं ITCZ को समझा भी दूंगा और लिखवा भी दूंगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये दो तरह के सिद्धांत है ना भारतीय मानसून में, एक पुराना सिद्धांत और एक नया है। तो जो परंपरागत सिद्धांत है पुराना वाला, उसमें ITCZ भी है, एक थर्मल थियरी है और एक ITCZ थियरी है, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको कहा जाता है, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। एक पट्टी बनती है और ये बेल्ट जब सूरज के साथ शिफ्ट होती है, मार्च के बाद जून में पहुंचती है, तो भारतीय जमीन में ऐसे करके बनाती है, और वो एक लो प्रेशर का बेल्ट होता है, जिसकी वजह से हिंद महासागर से हवाएं चल के भारत में प्रवेश करती है। तो ये पुराना सिद्धांत है, कोई नहीं, चर्चा कर देंगे, इसकी भी मैं कर दूंगा, ठीक है। ITCZ भी कर दूंगा। उसके बाद जाकर के 8, अच्छा ऐसे करके 1 2 लिख रहे हैं, 5 से 6 नंबर नहीं है, वो पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट्स होंगे ना, वही तो समझ गए। हाँ ये, हाँ ये रोमन वाला 5 होगा, 5 6 7। नहीं एक मिनट, हाँ, जो आपका टॉपिक होगा ना, अच्छा फर्स्ट है ना, सॉरी समझ गया। सॉरी, उसको आप लोग ठीक कर लें जो ऑनलाइन में है। सेकंड ये है, और थर्ड जो है ये है, और इसका नाम है नंबर 5 है ना, ये है क्लाइमेट यानी जलवायु। तो ये जो हेडिंग होगा वो होगा जलवायु, ये हेडिंग डाल लीजिए जलवायु। और जलवायु में ये इंडियन मानसून, भारतीय मानसून, हिंद महासागर का द्विध्रुव, उसके बाद एलनीनो लानीना। उसके बाद जाकर के अगर किसी साल जरूरत से अधिक बारिश हुई तो क्या होगा, बिहार में कौन सी घटना होगी, बाढ़ आएगी। तो बाढ़ एक बना, जलवायु के साथ जोड़ दीजिए, तो एक क्या बना, बाढ़। बार बार बिहार में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो फ्लड। तो नंबर 4 क्या बनेगा टॉपिक इसी में, फ्लड यानी बाढ़। अभी भी पूछा जाएगा आपसे, इंटरव्यू में बैठे हुए पैनलिस्ट पूछ लेंगे कि बाढ़ का एक व्यवहारिक समाधान बताइए। किताबी तो लिखा ही हुआ है, एक व्यवहारिक तो बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है। पिछले दिनों बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं बाढ़ को, अभी जो उपाय किए गए हैं क्या वो पर्याप्त है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि नहीं, इससे बाढ़ की और बढ़ ही गया है, ज्यादा तबाही हो रही है, तो बाढ़। उसके बाद जाकर के ड्रॉट यानी सूखा, अगर कम बारिश हुई तो GHT, ड्रॉट यानी सूखा। तो अधिक बारिश हुई तो बाढ़, तो ये भी एक समस्या जुड़ गया जलवायु के साथ, और कम बारिश हुई तो सूखा, तो ये भी एक समस्या जुड़ गई। बाढ़ और सूखा, बाढ़ क्या क्या कारण है, उसके बाद जाकर के बाढ़ किसे कहते हैं, भूमिका या इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे ऐसे करके। उसके बाद बाढ़ के क्या क्या कारण होते हैं, उसके बाद जाकर के बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, नक्शा बना करके, बिहार का मैप बना करके। उसके बाद जाकर के बाढ़ को रोकने के जो उपाय सरकार के अभी तक प्रयास किए गए हैं वो। उसके बाद सजेशन यानी सुझाव, आपके जो सुझाव देंगे कि क्या। उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इतने पार्ट में बांट करके लिखा है, ठीक है। जब आप उपाय लिखेंगे तो अगर 4 उपाय आपको 4 पॉइंट में पता है तो आप उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे, ये सारी चीजें इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। सूखा के साथ भी यही होगा। उसके बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन। हाँ बिल्कुल, हाँ अलग, हाँ सेम है। सूखा के प्रकार करेंगे, ज्योग्राफिकल ड्रॉट का क्या मतलब होता है, क्लाइमेटिक ड्रॉट का क्या मतलब होता है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट का क्या मतलब होता है, अलग अलग होता है। कृषिगत सूखा, जलवायु संबंधित सूखा, ऐसे करके अलग अलग भागों में बांट करके सूखा की बात करेंगे। सूखे के प्रकार, उसके टर्म्स को समझेंगे। उसके बाद जाकर के फिर इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वर्षा जल संचयन। उसके बाद जितने बिहार सरकार का जो सिंचाई और पेयजल कार्यक्रम है,
वो सूखा प्रभावित क्षेत्रों को क्या करेगा, उससे उबरने में मदद करेगी। उसके बाद जब भी बिहार में सूखा की संभावना होती है तो अब ब्लॉक लेवल पे डाटा मंगाया जाता है, उन ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले जिला स्तर पर होता था, ठीक है, पहले जिला स्तर पर कुछ बिहार के कुछ जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित है, कुछ जिला है सूखा प्रभावित है, कुछ जिला बाढ़ और सूखा, जैसे पटना बिहार का वो जिला है जिसमें बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है, राइट। तो उस पे तो अब जो है क्या हो रहा है, सरकार क्या करे, एक ही जिला के दक्षिणी भाग में सूखा है और उत्तरी भाग में बाढ़ है ना। तो इसीलिए अब सरकार ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। पिछले कुछ सालों से सरकार क्या कर रही है, तो सूखा प्रभावित या बाढ़ प्रभावित ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि एक जिला में कई सारे ब्लॉक होते हैं तो उसके कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो सूखा प्रभावित है। तो अब ब्लॉक लेवल पे काम हो रहा है, तो इन चीजों को लिखना पड़ेगा आपको। और ब्लॉक लेवल पे करेंगे कौन, आप ही लोग वीडियो बन के जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको जोड़ेंगे, इंटरव्यू बोर्ड भी इन चीजों से जोड़ेंगे। ब्लॉक में यानी वीडियो रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आ गया। तो इसीलिए ब्लॉक को अब बनाया जा रहा है। जो फ्लड की अगर बात करें, प्लानिंग की बात कर ले या ड्रॉट की प्लानिंग के लिए, तो वीडियो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, यानी कि ब्लॉक को उसमें जोड़ा जा रहा है। तो ये जरूरी हो गया है, एक ही जिला के कुछ ब्लॉक बाढ़ प्रभावित है, कुछ सूखा के लिए, तो आइडेंटिफाई अब ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। और काम जो है वो पंचायत लेवल पे हो रहा है। जैसे किसी गांव में बाढ़ पड़ती है, आती है, सूखा पड़ता है, तो पंचायत लेवल पे काम किया जा रहा है, उन पंचायतों की पहचान की जा रही है। और पंचायत के लेवल पे सूखा पड़ने की संभावना से पहले जो है मनरेगा के तहत या अन्य कार्यों के तहत जो है वो मुखिया जी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप सूखा से निपटने के लिए व्यवस्था कर लीजिए। यहाँ सूखा पड़ने वाला है अगले 2-3 महीना में, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है, तो मुखिया जी को मनरेगा से भी जोड़ा जाता है और मनरेगा के तहत मुखिया जी कुछ ऐसे काम करवा देते हैं जिससे पानी का संरक्षण हो सके। तो इन चीजों को लिखना है हमें मेंस में, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो नंबर भी आएंगे और इंटरव्यू बोर्ड भी पूछेगा तो उनको अच्छा लगेगा ये सारी चीजें। आगे चलिए, तो ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया। उसके बाद हमारा जो 5वां सेगमेंट है, नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है हमारा कौन सा, छठा है ना, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, छठा होगा ये। और लास्ट आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होगा देखिए, तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे जितनी भी अभी तक योजना बनाई गई है और जितना भी डेवलपमेंट के लिए काम किए गए, उसने एक बड़ी समस्या को जन्म दिया। और वो समस्या क्या है, तो वो समस्या है आपका पॉल्यूशन, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। तो डेवलपमेंट, आगे का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण या पृथ्वी भी बची रहे। आज तो हम लोग वैसे भी क्या मना रहे हैं 5 जून को, पर्यावरण दिवस, राइट। तो विकास, कैसा विकास होना चाहिए, पेड़ को काट करके या पेड़ को साथ में लेकर, पेड़ को साथ में लेकर के उसको कहा जाएगा। यानी एक ऐसा विकास जिसमें संसाधन का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि वो आगे जनरेशन के लिए भी हमारे पास रिसोर्स बचा रह जाए। और ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी धारणीय विकास या सतत विकास। तो क्या बना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, पूछा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका एक टॉपिक बनेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास या धारणीय विकास। अभी तक का हम लोगों का डेवलपमेंट कैसा रहा है, अभी तक का हम लोगों का जो डेवलपमेंट रहा है वो कुछ इस तरह का रहा है। जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप होती है और उस ग्रुप को बनाया जाता है एक अच्छे उद्देश्य के लिए, और बाद में उस ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर आ जाते हैं या कुछ ऐसे और मेंबर जो एडमिन बन जाते हैं, वो उस ग्रुप को क्या करते हैं, जिस पर्पस से होता है किसी और पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली वो ग्रुप में लोग क्या होते हैं, दुखी होकर के एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे अर्थ के साथ बात करें, तो अर्थ को एक मान लीजिए एक एडमिन, और अर्थ ने एक ग्रुप क्रिएट किया, राइट। अर्थ क्रिएट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मान के चलिए, ठीक है। अर्थ क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप, तो अर्थ क्या है, एक एडमिन है जिसने एक ग्रुप क्रिएट किया। अब क्या कर रहा है, तो अर्थ एडेड रेन, अर्थ ने किसको ऐड कर लिया ग्रुप में, रेन को, वर्षा को। अर्थ एडेड फॉरेस्ट, अर्थ एडेड एनिमल, अर्थ एडेड मैन, ह्यूमन, राइट। ह्यूमन को ऐड कर लिया, इन चारों को। अब अच्छा खासा ग्रुप चल गया। अब सोचा कि अर्थ की यार बहुत ज्यादा ये है, काम करते एक और एडमिन बना देते ताकि अच्छे से, मेरे पर वर्कलोड ज्यादा है। तो नाउ मैन इज ऑल्सो एडमिन,
किसने बनाया? अर्थ ने उसको एडमिन बना दिया, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा पावर दे दिया। अब उसके बाद फिर मैन एडमिन बन गया, तो अब मैन अब क्या करेगा? देखिए, मैन रिमूव फॉरेस्ट, मैन रिमूव एनिमल एंड रेन एग्जिट द ग्रुप। फाइनली ग्रुप खत्म, तो वही हाल हुआ है। तो पर्यावरण दिवस है ही आज, तो ये चीजों को, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे मल्टी लेवल प्लानिंग कर लेंगे, चूंकि इकोनॉमी में पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बहुस्तरीय नियोजन, जैसे बिहार के विकास में जो 3 स्तर है पंचायत का, उसकी डेवलपमेंट में क्या भूमिका है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक आता है। मल्टी लेवल प्लानिंग, बिहार में 3 लेवल पे प्लानिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे। तो मल्टी लेवल प्लानिंग यानी कि बहुस्तरीय नियोजन, मुखिया जी की क्या भूमिका है, ये सब सारी चीजें। सुनते हैं कि जो टॉयलेट का मिलता है 12,000, उसमें से भी 2,000 ले लेते हैं, क्या ऐसा है? इंदिरा आवास जो कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उसमें भी बोलते हैं कि अकाउंट में जब पैसा आएगा तो दे देना। प्लानिंग, बहुस्तरीय नियोजन, मल्टी लेवल प्लानिंग, उसको भी कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जाकर के ये होने के बाद जो है, जो हमारा नेक्स्ट जो इशू है वो है कंटेम्प्रेरी इशू। बहुस्तरीय नियोजन, मल्टी लेवल प्लानिंग लिख लीजिए। और उसके बाद जो हमारा है वो है कंटेम्प्रेरी इशू। कहाँ गया? इकोनॉमिक हो गया, हाँ, समसामयिक या समकालीन जो भौगोलिक मुद्दे होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा ये बदलता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भूगोल से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे अचानक से हो सकता है किसी कारण से आपका एग्जाम हो, जब मेंस, उससे 1-2 महीने पहले चर्चा में आ जाए। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स का जो मेंस का क्लास करेंगे उसमें ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ज्योग्राफिकल इशू, इकोनॉमिक इशू, इंटरनेशनल इशू, नेशनल इशू, बिहार रिलेटेड इशू, सोशल इशू, कुछ भी आ जाए। जैसे जाति आधारित जनगणना की बात होगी तो कर लेंगे। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा अगर चर्चा में है तो कर लेंगे उसको, ठीक है। बिहार में शराबबंदी अगर चर्चा में है तो उसको कर लेंगे। तो वो सारे मिला के होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी मुद्दे होंगे वो मुद्दे करंट में मेंस में कवर कराए जाएंगे, जो सैटरडे को क्लास होगी आप लोग। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहे उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं, आज तो हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस डिस्कशन किया, कल से मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। कल से मेन टॉपिक, आज थोड़ा एनर्जी भी कम लग रहा है, नया टॉपिक शुरू करेंगे कल से, एकदम फ्रेश टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो जो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाएंगे और वो प्ले स्टोर पे जाकर के मोबीशाला ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ठीक है। और उसके बाद जाकर के उसमें इंस्टीट्यूट का कोड जो है वो है बिहार सिविल एकेडमी का कोड है BPSC 77, उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई टेक्निकल समस्या आती है तो जो दिए गए नंबर पे है उस पर आप इंक्वायरी वाले नंबर पे आप कॉल करके टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर किसी स्टूडेंट को जुड़ना है तो फी वगैरह सबकी चर्चा करनी है तो उसी नंबर पे आप पूछ लेंगे। फी आपको बता दूं, अन्य संस्थानों का या तो 1/3 फी रखा गया है या आधा फी रखा गया है, यानी अदर इंस्टीट्यूट के जितने भी फी है, चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन में है बीपीएससी को लेकर के, तो उनसे या तो आधा फी रखा गया है या 1/3 फी रखा गया है। तो फी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया गया, सभी एक्सपीरियंस टीचर है जो आगे आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। सभी यूपीएससी पढ़ाने वाले टीचर है, बिहार से हैं तो बीपीएससी भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े सभी स्टूडेंट्स। धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में। कल एक सेपरेट टॉपिक की ही क्लास चलेगी, कल की भी क्लास लाइव रहेगी ताकि आप कल देख पाए कि मेंस के आंसर राइटिंग कैसे होते हैं। हम लोग जितने टॉपिक पढ़ेंगे सबको आंसर राइटिंग के ही फॉर्म में समझते हुए आंसर लिखते हुए चलेंगे ताकि हमें आंसर राइटिंग में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।